हेलो एवरीवन। देखिए, ये आपके मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। हम आपके एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, तो उसमें आपका एक चैप्टर पूछा गया है वर्ग एंड वर्गमूल। देखिए, अगर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करूँ ना, तो वर्ग एंड वर्गमूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी बेसिक जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ही जबकि ज़्यादा गिवन है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता है। जैसे वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, ये मिल सकता है कि अनरूट आपका ए बी है, तो इसको आप ओपन करके क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू में रूट बी, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए और बी की, और अनरूट कंप्लीट पे लगा दीजिए। या फिर आपको ये मिल सकता है कि आपके सामने मान लो कुछ इस तरीके से है, ए बाई बी का अनरूट दे रखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, रूट ए का अलग से कर सकते हो, रूट बी का अलग से कर सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करूँ ना, तो ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, आपके इसी तरीके से मिलेंगी, इसी तरीके से आपको क्यूब रूट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी में इतनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए ना, तो आप 100% कन्फ्यूज होंगे ही होंगे। हम एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। जहाँ भुजा का अर्थ है एक भुजा की लंबाई, आपको सभी को पता है, ये आपका वर्ग है मान लो। तो वर्ग के बारे में आपको अच्छे से पता है, सभी भुजाएं क्या होती है, आपकी समान होती है। ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। सभी की लंबाई क्या होती है, आपकी सेम होती है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो यानी कि क्या हो गया, आपका ए का स्क्वायर हो गया। यानी कि कोई भी आपकी एक भुजा है, उसका क्या कर दोगे, आप स्क्वायर कर दोगे, वही होता है ना। तो स्क्वायर का मतलब ही क्या है, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, है ना। अगर स्क्वायर में लिखते हैं तो जैसे मान लो 1 का स्क्वायर इस तरीके से ऊपर लगा देते हैं 2, 2 का स्क्वायर लिखना है तो आप इस तरीके से लगा दोगे, 3 का स्क्वायर लिखना है आप इस तरीके से लगाओगे, 4 का स्क्वायर लिखना है ऐसे लगा दोगे आप। एक्चुअल में है तो वही ना, 5 का स्क्वायर लिखना है ऐसे लगाओगे, 6 का स्क्वायर आप ऐसे लगाओगे, है ना। तो आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे 1 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 इंटू में 1, यानी कि 2 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए। इसी तरह से अगर आपको 2 लिखना है, मान लो 2 वर्ग की भुजा है कोई भी, तो 2 इंटू 2 करोगे आप, यानी कि 4 लिखोगे, या फिर 2 का स्क्वायर लिखोगे आप, ऐसे ही करोगे ना। तो सेम चीजें हैं। तो ए इंटू ए क्या होता है, आपका वर्ग का क्षेत्रफल, ए का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात। अब आगे देखिए आप, अब यहां पे हम कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि जो आपके स्क्वायर जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर नंबर होते क्या हैं। अब यहां पे देखो आप, जैसे हमने संख्याएं देखी, 4 हो गई आपकी, 9 हो गई, 25 हो गई, 64 हो गई, और इस प्रकार की और भी आपकी संख्याएं मिलेंगी आपको। 64 से आगे भी आपको मिल जाएंगी, 81 मिल जाएगी, ठीक है ना, 100 मिल जाएगा, 121 मिलेगा आगे फिर आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेंगी आगे भी संख्याएं, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिखते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर आपने लिखा। 9 को क्या लिख रहे हो आप, 3 इंटू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भी कोई नंबर होता है ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर उसी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, और ये क्या कहलाती हैं, आपकी वर्ग संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9, 16, 25, अगर आगे मैं बात करूं तो 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, ये सब क्या है, ये आपकी वर्ग संख्याएं हैं। तो यहां पे इस स्टेटमेंट को आप याद रखना। तो याद रखने वाली स्टेटमेंट है वो आपकी ये है कि यदि प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी क्या है, एक आपकी प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, तब m क्या होगी, आपकी एक वर्ग संख्या होगी। m क्या होगी, आपकी एक वर्ग संख्या होगी। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो मैंने लिखा 9, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब मैंने क्या लिखा, 9 को मैंने माना m, तो m इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अब इसने यही तो बोला, अगर प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाए, यानी कि 9 को आपने 3 के स्क्वायर से, यानी कि m को आप किससे व्यक्त कर रहे हो, n के स्क्वायर से। आप 9 नहीं लिख रहे हो, आपके लिख रहे हो 3 का स्क्वायर, बनता तो आपका 9 ही है ना। तो यदि आप m को n स्क्वायर से व्यक्त करते हो, और जहां पे n भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो m क्या होगी, ये आपकी एक वर्ग संख्या होगी। क्या होगी, वर्ग संख्या होगी। अगर आपसे यह पूछा गया है क्या 32 एक वर्ग संख्या है, आपको अच्छे से पता है नहीं है। रीजन क्या है कि नॉर्मल सी बात, आप इसको एन स्क्वायर के रूप में थोड़ी ना लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया, मैं m इज इक्वल टू एन स्क्वायर लिखते हैं ना, तो 32 को आप किसकी स्क्वायर में लिख सकते हो, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। आप करके भी देख सकते हो भाई, नॉर्मल सी बात है, 32 से छोटा स्क्वायर कौन सा आता है, आपका 5 का आता है, 25 पापा 25, यानी कि 25 आता है। और उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट आपका 36 आता है। तो 25 और 36 के बीच में आपका 32 है ना, तो ऐसा कोई नंबर है जो स्क्वायर के रूप में लिख सको, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 32 एक आपकी एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे आइए आप,
अब ये वही बातें हैं, 1 को आप 1 × 1 लिख सकते हो, 2 को आप 2 × 2 यानी कि 4 लिख रहे हो, 3 को आप 3 × 3 9 लिख रहे हो, 4 को आप 4 × 4 16 लिख रहे हो, इसी तरह से 10 तक। 10 × 10 को आप क्या लिखोगे? 100 लिखोगे, सीधा और सिंपल सा है। लेकिन इनके बीच में और भी तो संख्याएं बच गई ना। जैसे यहाँ पे आपने 1 लिखा, उसके बाद आप क्या लिख रहे हो? 4 लिख रहे हो, उसके बाद आप 9 लिख रहे हो, फिर 16 लिख रहे हो, फिर 25 लिख रहे हो। इस तरीके से इनके बीच में भी तो नंबर्स बच गए। जैसे 1 और 4 के बीच में क्या बच गया? 2 और 3 बच गया। 4 और 9 के बीच में क्या बच गया? 5 6 7 8 ये बच गए आपके। इसी तरह से 9 और 16 के बीच में बच गए आपके, 16 और 25 के बीच में बच गए। ऐसे आपके काफी नंबर्स हैं ना। तो ये तो आपकी वर्ग संख्याएं हो गई। वर्ग संख्याएं इनकी, जो आपके जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो आपकी संख्याएं हो गई। ये क्या बच गए? ये वो संख्याएं हैं जिनका वर्ग नहीं है, जो आपकी वर्ग संख्या नहीं है, ये वो संख्याएं बच गई आपकी। तो आपको बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए आप, तो यही है कि संख्याएं 1 4 9 16 क्या है? आपकी वर्ग संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया है 16 25 36 49 64 81 100, ये सब क्या है? आपकी वर्ग संख्याएं हैं। और वर्ग संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं भी इनको बोलते हैं हम। देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं की और भी डेफिनेशन है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि अगर आप 4 तक लिख रहे हैं ना, 4, तो आप पूर्ण वर्ग संख्या उसको भी बोलते हैं कि आप इनको जब स्टार्टिंग से सम करते हो तो जो विषम अंकों का जो योग होता है ना, वो होता है आपका। जैसे 1 और 3 ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आपका 4 बना रहे हैं। तो आप देखना कभी भी जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना, तो इस तरीके से जो क्रमागत विषम संख्याएं है ना, उनका सम होता है। अब जैसे 4 है, कितने का स्क्वायर है? आपका 2 का स्क्वायर है। तो यहां पे आपको 2 ही अंक मिलेंगे, 2 विषम अंक मिलेंगे, जो मिलके उनका सम क्या मिलेगा? आपको 4 मिलेगा। अगर यहां पे मैं 16 लिखता हूं तो 16 क्या है? आपका 4 का स्क्वायर है। तो आपको 4 ऐसे अंक मिलेंगे, क्रमागत अंक, क्रमागत विषम अंक, जिनका सम 16 होगा। क्रमागत का मतलब लगातार। तो आप पहले 1 लोगे, उसके बाद क्या लोगे? 3 लोगे, उसके बाद क्या लोगे? 3 के बाद क्या लोगे? आप 5 लोगे, और 5 के बाद क्या लोगे? आप 7 लोगे। अब 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, सारे मिलके क्या होगा? आपके 16 बन गए ना। अब 4 का स्क्वायर था तो 4 ही अंक है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वो पूछ सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं इनके बारे में, ठीक है आपको। लेकिन फिलहाल बस आप इतना याद रखिएगा, 1 4 9 16 क्या है? आपकी वर्ग संख्याएं हैं, और इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। इतना ही आप याद रखना। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए आपका 20 तक का दे रखा है। देखिए 20 तक के आपको जो वर्ग है ना, वो याद होने भी चाहिए, ये जरूरी है। तो इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। जैसे 1 का 1 हो गया, 10 तक तो हर किसी को याद है। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 क्या होता है? आपका 400 होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद है, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछने लगेगा ना, अगर उसको अटकाना है या कुछ पूछेगा तो इनकी प्रॉपर्टीज से पूछेगा। अब आगे हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में ही देखने वाले हैं कि वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो वो देखिए अब आप, और इनको आप लिख लेना अलग से, ठीक है। इतना भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आप यहां पे आइए। अब आपने एक है आपके पास अंक, उसका आपने स्क्वायर किया, क्या बना? 1 बना। आपने 9 था, 9 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा? 81 बनेगा। आपने 11 का स्क्वायर किया, क्या बना? 121 बना। आपने 19 का स्क्वायर किया, क्या बना? 361 बना। और यहां पे क्या बना? 21 है, 21 का स्क्वायर किया तो क्या बना? 441 बना। तो अब यहां पे देखिए इकाई का अंक क्या है? 1 है, 9 है, 1 है। इकाई का अंक बोल रहा हूं मैं, इकाई का 1 है। यहां पे क्या है? 9 है, और यहां पे क्या है? 1 है। और जब आप इनका वर्ग करते हो तो संख्या में क्या आता है? देख सकते हैं आप, 1 का जब स्क्वायर किया तो 1 ही आया। जब आपने 9 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या है? आपका 1 आया। जब आपने 11 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या है? आपका 1 ही आया। जब आपने 19 का स्क्वायर किया 361, यानी कि 9 अगर इकाई का अंक है तो स्क्वायर का इकाई का अंक क्या आ रहा है? आपका 1 आ रहा है। यहां पे क्या है? 21 का आपका क्या है? 441 आया, यानी इकाई का अंक क्या है? आपका 1 है यहां पे। तो वर्ग करने पर भी क्या आ रहा है? आपका 1 ही आ रहा है। यहां पे देख सकते हैं 1 है, वर्ग करने पर क्या है? आपका 1 ही आया। लेकिन यहां पे क्या आया? आपका 9 था वर्ग, जब 9 का आपका स्क्वायर किया तो तभी इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? यहां पे 2 चीजें आपको पता चली कि एक संख्या के इकाई स्थान पर अगर 1 या 9 आता है तो जब आप उसका वर्ग करते हैं ना, उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो तब उसके अंत में क्या आएगा? आपका 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 1 आएगा। सब में आप देख सकते हो 1 1 1 1 1, यानी कि सभी के अंदर क्या आ रहा है? इकाई अंक में आपका 1 आ रहा है जब आप स्क्वायर कर रहे हो। लेकिन अंक में क्या है? आपका 1 और 9 है, यानी कि अंक जो है, अंक जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो उसका इकाई का अंक 1 या 9 है। लेकिन जब आप स्क्वायर करते हो तो सबके अंत में क्या आता है? लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 ही आता है।
तो इसको आप अलग से प्रॉपर्टीज को लिख लेना शॉर्ट नोट्स के अंदर और याद कर लेना कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 आता है तो जब आप इसका वर्ग करोगे ना तो इसके अंत में 1 ही आएगा। और देखिए मैं तो कहता हूं लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये थ्योरी है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। भाई किसी ने बोल दिया कि एक संख्या है उसके इकाई के स्थान पर 1 है तो उसके वर्ग में क्या आएगा। अरे आप समझदार हो भाई, नॉर्मल सी बात, आप कोई भी एक ऐसी संख्या ले लीजिए जिसका इकाई का अंक 1 हो, आपने ले लिया 1 ही ले लिया तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। चलो यहां से आप कंफ्यूज हो गए, 1 ही नंबर है, आप 11 ले लो। अब वो क्वेश्चन क्या देगा कि एक संख्या है उसका इकाई के स्थान पर क्या है 1 आता है तो उसके वर्ग, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो अंत में क्या आएगा। अब नॉर्मल सी बात, आपने नंबर ले लिया 11, इकाई का अंक क्या है 1 है, इसका स्क्वायर कर दो क्या आया 121, इकाई के अंत में क्या आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है 1 ही तो आ रहा है। तो अब इसको लिखने की जरूरत भी क्या है, आपको रटने की जरूरत थोड़ी ना है। नॉर्मल सी बात है, हर चीज को जब भी मैथमेटिक्स को करो ना तो हमेशा बड़े नंबर से नहीं छोटे से छोटे नंबर से समझो। जब आपको चीजें समझ में नहीं आई ना तो छोटे से छोटा नंबर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन फिर भी इस प्रॉपर्टीज को आप अलग से लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे देखो अंक क्या है आपका 4 है और 4 का आपका ने स्क्वायर किया तो 16 आया भाई, देख रहे हो ना 16। 6 का आपने स्क्वायर किया 36 आया, 14 का जब आपने स्क्वायर किया तो 196 आया और जब आपने 16 का स्क्वायर किया तब क्या आया 256 आया। तो आप यहां पे देख सकते हैं अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है और 6 आ रहा है स्क्वायर करने पर। लेकिन जो अंक है वो क्या है, आप 4 देख रहे हो और 6 देख रहे हो, 4 देख रहे हो और 6 देख रहे हो, यानी कि जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होगी यानी कि 6 पर समाप्त हो रही है ना तो जिस संख्या का वो वर्ग होगा ना तो उसका इकाई का अंक 4 या 6 होगा। यानी कि आप पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचिए, यदि कोई अंक 4 और 6 है, यदि कोई अंक या कोई संख्या का इकाई का अंक 4 और 6 है तो उसका वर्ग करने पर वो संख्या 6 के ऊपर समाप्त होगी। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, इसने अलग तरीके से डेफिनेशन लिख दी तो आप ऊपर वाले तरीके से याद कर लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 और 6 है तो जब आप उसका वर्ग करोगे तो वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 पर ही एंड होगी। और आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 पे ही एंड हो रही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी आप ये लिख लेना, ठीक है। और मैं कहता हूं लिखने की जरूरत नहीं है इनको, आप जब भी वो बोलेगा इकाई का अंक क्या है 4 है तो आपने डायरेक्ट 14 उठा दिया और 14 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा तो अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। क्या लिखने की जरूरत है बताइए आप, 16 उसने दे दिया, जब आप 16 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 256 आएगा तो अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। समझ रहे हो ना बात को। तो 4 और जब 6 आएगा जब अगर इकाई के अंक पे तो जब आप उसका वर्ग करोगे तो वो संख्या 6 पर ही आपकी एंड होगी। तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पे देखना कितनी मस्त वाली बात दे रखी है इन्होंने। अब यहां पे देखो आपने 10 का स्क्वायर किया तो क्या बना आपका 100 बना, आपने 20 का स्क्वायर किया तो क्या बना 400 बना, आपने 80 का स्क्वायर किया क्या बना 6400 बना ना। अब यहां पे देखो आप इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन के अंदर ये स्टेटमेंट दे रखी है कि हमारे पास एक शून्य है, यानी कि आपने 10 देखा तो 10 के अंदर कितनी है एक ही तो शून्य है ना, 20 में भी क्या है एक शून्य है, 80 में भी क्या है सिर्फ और सिर्फ आपकी एक जीरो है। लेकिन जब आप इनका स्क्वायर कर देते हो तो कितनी जीरो आ गई 2 जीरो आ गई। यहां पे भी देख लीजिए 2 जीरो है, यहां पे भी देख लीजिए 2 जीरो है, समझ रहे हो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 शून्य है। यहां पे नीचे देख लो आप, यहां पे क्या है इस वाले पार्ट के अंदर कि इनके पास 100 के पास कितनी जीरो है 2 जीरो, 200 के पास कितनी जीरो 2 जीरो, 700 के पास कितनी जीरो 2 जीरो, 900 के पास कितनी जीरो आपके 2 जीरो। लेकिन जब आप इनका स्क्वायर कर देते हो तो आप इधर देखिए, इधर 2 जीरो थी इधर कितनी हो गई 4 हो गई, इधर 2 जीरो थी इधर कितनी हो गई आपकी 4 हो गई, इधर 2 जीरो थी इधर कितनी हो गई 4 जीरो हो गई, यहां पे भी 2 थी और यहां पे कितनी हो गई आपके 4 जीरो हो गई। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, देखो आप कि वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी केवल सम संख्या होगी। एक तो याद रखना, ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई वर्ग संख्या होगी तो वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की जो संख्या होगी वो केवल और केवल सम संख्या होगी। आप यहां पे देख सकते हैं आपके वर्ग है ना, वर्ग संख्या है ना, ये तो आपके अंक हैं जिनका आपने वर्ग किया है। तो वर्ग संख्या तो आपकी यही है जिसको हम एम से डिनोट कर रहे थे। तो वर्ग संख्या आप देख सकते हो अंत में कितनी है सम ही तो है, 2 क्या है सम है, 4 क्या है सम है, तो सभी में 2 और 4 4 आ रही है तो क्या है सम है। तो वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की जो संख्या होगी वो क्या होगी आपकी केवल और केवल सम संख्या होगी। दूसरी बात क्या पता चली जो यहां पे नहीं लिख रखी कि नॉर्मल सी बात है, जिस संख्या का आप वर्ग कर रहे हो ना तो उसके अंदर जितनी शून्यों की संख्या है तो वर्ग करने पर जो आएंगी ना वो आपके डबल शून्य आएंगे। ये भी एक लॉजिक हो गया भाई, यहां पे 1 आ रहा था इसका स्क्वायर किया तो 2 हो गई ना, डबल हो गई ना। यहां पे 2 आ रही थी इसका आपने स्क्वायर किया तो कितना हो गई आपके 4 हो गई, तो कितनी हो गई डबल हो गई ना। तो वही मैंने बताया है। तो दोनों चीजों को आप अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई ना, तो दोनों चीजों को लिख लेना आप।
जैसे यदि एक संख्या के अंत में 3 शून्य है तो उसके वर्ग में कितने शून्य होंगे? अब देखो यहां पे 3 शून्य है, ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, चलो इसका जवाब दे देते हैं। अगर कोई संख्या है उसके अंत में 3 शून्य है, मान लो 1000 है, अब इसके अंत में कितने शून्य आ रहे हैं? 3 शून्य आ रहे हैं, और जब आप इसका वर्ग करोगे तो कितने बनेंगे? तो वर्ग कर दो भाई, 1000 का जब आप वर्ग करते हो तो कितने शून्य लग जाएंगे? 3 और 3 6 लगेंगे, नहीं लगेंगे? आप मल्टीप्लाई करके देख लो। चलो मैं करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय तो लगेगा ना, समझ में तो चीजें आएंगी ना। तो कहने का मतलब अगर किसी संख्या के अंदर जितने शून्य होंगे अगर आप उसका वर्ग करते हो तो शून्य कितने हो जाएंगे? आपके डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, याद रखना। चलो इसका करके देख लेते हैं हम, एकदम बेसिक तरीके से करके देखते हैं, ठीक है? थोड़ा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, एकदम बेसिक जीरो से जो बोलते हैं ना, जैसे बचपन में करते आए हैं। ये आपका 1000 है और 1000 से मैं क्या कर रहा हूं? 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर दो भाई मल्टीप्लाई। सबसे पहले 0 0 0 0 आ गया 0, उसके बाद एक काटा लगाते हैं, फिर से कर दो इससे भाई 0 0 0 0 लगा दिया भाई, 2 काटे कर दो इससे 0 0 0 और 0, क्या बचा? 1 बच गया, 1 से कर दो 3 काटे लगा के 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1 हो गया। कर दो ऐड 0 0 0 0 0 0 और 1, कितने बचे? 3 यहां पे और 3 यहां पे, कितने आए आपके? 6 ही आए ना। तो वही बात है, अगर किसी संख्या के अंदर जितने शून्य होंगे जब आप उसका वर्ग करोगे तो उससे डबल शून्य हो जाएंगे। अब आपके सामने वो क्वेश्चन देगा कि किसी संख्या के अंदर जो अंक है ना, किसी संख्या में 5 जीरो हैं, तो जब आप उसकी संख्या का क्या करोगे? वर्ग करोगे तो उसमें कितने शून्य होंगे? तो नॉर्मल सी बात है, आप कोई भी संख्या मानोगे उसके अंदर 5 शून्य लोगे आप, और 5 शून्य लेने के बाद आप क्या करोगे? इस तरीके से निकाल के देखोगे, कितना ज्यादा समय जाएगा। लेकिन अगर आपको यह प्रॉपर्टी याद है कि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं उस संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उससे डबल शून्य हो जाते हैं, 2 गुना शून्य हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट कर दोगे, यहां पे अगर 5 शून्य है तो वर्ग करने पर आपके 10 शून्य होंगे, आप डायरेक्ट आंसर बोल दोगे, ठीक है? तो इसलिए प्रॉपर्टीज काम आती है हमारी, तो इनको आप अच्छे से लिख लेना और याद रखना। और एक याद रखना है कि वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की जो संख्या होती है वो केवल सम संख्या होती है। आप देख सकते हैं यहां पे तो 3 संख्या थी, विषम थी अंक के अंदर, लेकिन जब आपने वर्ग किया कितनी हो गई? 6 आई है, तो क्या आई? समी तो आई ना। यहां पे 5 थी, लेकिन जब आपने वर्ग किया तो 10 हो गई शून्यों की संख्या। 10 क्या है? आपकी सम संख्या है। तो वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की जो संख्या होती है वो केवल और केवल क्या होती है? आपकी सम संख्या होती है। तो इस प्रॉपर्टीज को अलग से शॉर्ट नोट्स में लिख लेना आप। अब आइए, और भी जबरदस्त चीजें हैं, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कॉम्पिटिटिव लेवल पे इनमें ज्यादा चीजें नहीं है, वो आप इजीली खुद भी कर लोगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर। लेकिन अगर वो एनसीईआरटी में घुस गया ना और बेसिक लाइंस में घुस गया ना तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? अब यहां पे देखना आप कितनी अच्छी चीजें बताई है। अब यहां पे देखो, आपने किया 1, यानी 1 लिया तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं, आप 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। उसके बाद आपने 4 लिया तो 4 क्या होता है? आपका 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना? तो आप यहां पे देखो, 2 वर्ग संख्याओं 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और 4 यानी कि 2 के स्क्वायर के बीच में 2 संख्याएं आती हैं, और जो क्या है? आपकी वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि मान लो मैंने पूछा आपसे 1 है और एक मैंने यहां पे 4 लिख दिया। अब 4 तो क्या है? 2 का स्क्वायर है। 1 क्या है? 1 का ही स्क्वायर है, ठीक है ना? तो आपने लिख दी ना। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं और बच गई? 2 और 3 बच गई, और 2 और 3 क्या है? आपकी वर्ग संख्याएं नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, 1 4 9 16 25 क्या है? वर्ग संख्याएं हैं। उनके बीच में जो संख्याएं बच गई क्या है? आपकी वर्ग संख्या नहीं है। हमने ये बात की थी ना। इसी तरीके से आप इस साइड आ जाइए कि आपने एक संख्या ले ली 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? आपका 9 होता है। और एक आपने संख्या ले ली 4 का स्क्वायर क्या होता है? आपका 16 होता है। अब इसके बीच में भी तो संख्याएं बच गई ना, ठीक है? कौन कौन सी? आपकी 10 बच गई, 11 बच गई, 12 13 14 और 15, ये सारी क्या है? ये आपकी वर्ग संख्याएं नहीं है। आपको अच्छे से पता है, समझ रहे हो ना बात को? अब यहां पे देख सकते हैं आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 और 3 वाला बताया था। अब इसमें देख लीजिए आपने एक संख्या ले ली 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? आपका 9 होता है। और दूसरी संख्या आपने क्या ले ली? मान लो 2 ले ली। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? आपका 4 होता है। और 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 5 6 7 और 8, ये क्या है? ये आपकी वर्ग संख्या नहीं है। तो एट लीस्ट लास्ट में जो आपका रूल निकल के आएगा ना, आपको वो याद रखना है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? लेकिन आपको याद रखना है रूल। अब वो रूल क्या है वो देखना आप। अब यहां पे देखो, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया क्या आया? 4 आया। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं? 2 और 3, जो क्या नहीं है? आपकी वर्ग संख्या नहीं है। आप समझ भी गए होंगे। 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, दोनों के बीच में क्या बच गई? 2 और 3।
और 2 और 3 क्या नहीं है, आपकी वर्ग संख्या नहीं है, ये आपकी दोनों वर्ग संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर आप निकालते हो, ठीक है। इसी तरह से मैंने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। एक मैंने 3 लिया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। इनके बीच में कौन कौन की संख्याएं, 5, 6, 7 और 8 क्या नहीं है, आपकी वर्ग संख्याएं नहीं है। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब आप देखो मैंने 2 नंबर ले लिए, 3 ले लिया और 4 ले लिया। 3 का स्क्वायर किया मैंने 9 और 4 का स्क्वायर मैंने क्या किया 16, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस करूंगा, यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बना मेरे पास 7 बन गया। क्या बन गया, 7 बन गया। और इस 7 में से आप एक माइनस और कर दो, क्या बचा 6। तो 6 ऐसी संख्याएं होंगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में, जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। 2 नंबर आपने उठाए, जब आप उनका वर्ग करते हो तो जो माइनस आता है उसमें से आप एक और माइनस करोगे और जो बचेगा ना उतनी संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। यह आपको याद रखना है, यह प्रॉपर्टी है, यह आपको याद रखनी है। कोई भी 2 नंबर उठाइए, कोई भी 2 नंबर आप उठाओगे और उनका जब आप स्क्वायर करोगे तो उनके बीच में जितनी भी संख्याएं बचती हैं ना, वो दोनों संख्याएं, जो जितनी भी संख्याएं बीच में बचेंगी वो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं है। ये बात तो आपको क्लियर है। तो जितनी भी बचती है ना उसमें से आप एक माइनस और कर देना, तो उतनी टोटल आपकी संख्याएं बच जाएंगी जो आपकी वर्ग संख्या नहीं है। जैसे आप आगे समझो, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। तो यहां पे तो आपको समझ में आ गया ना, यहां पे जैसे 9 था और यहां पे 16 था, तो 9 और 16 जब आप इनका स्क्वायर करते हो तो 16 में से 9 गए, कितने बचे, 16 में से अगर आप 9 को बताते हो 7 बचे ना। और मैंने क्या बताया, 7 में से एक माइनस और करना है आपको, कितने बच गए 6। तो 9 और 16 के बीच में 6 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं है। आप देख सकते हो कौन कौन सी, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कितनी है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, आपकी टोटल 6 हो गई। 6 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं है। अब और ले लीजिए, आपने 4 ले लिया 16, यानी 4 का स्क्वायर कर दिया आपने 16। उसके बाद आपने रेगुलर क्रमागत लेनी है, 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 16 और 25 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं है। तो एक तो आप काउंट करो और एक आप डायरेक्ट निकाल दो। आप क्या करोगे, 25 में से 16 घटा दोगे, कितना बचेगा, 25 में से 16 गए, 16 8 24 25 9 बचे। अब 9 में से आप डायरेक्ट एक और घटा दोगे, कितने 8। तो 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। समझ में आ रही है बात, कितनी होंगी, 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। कोई भी 2 नंबर दे देगा कि दोनों नंबरों का जो स्क्वायर है उसके बीच में कितनी संख्याएं जो वर्ग संख्याएं नहीं है, आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन देगा वो। तो आप ऐसे ही कैसे निकालोगे, दोनों का स्क्वायर करोगे, उनको माइनस करोगे, जो भी माइनस करके बचेगा ना उसमें से एक माइनस और कर देना आप, तो उतनी ही संख्याएं होंगी जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। अब यहां पे आप देख सकते हो, जैसे 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 25 कितने का है, 5 का स्क्वायर होता है। इसके बीच में आप देख सकते हैं टोटल 8 टोटल 8 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इन्होंने वही लिख रखा है, 8 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं, और उनकी संख्या क्या होगी, 2 वर्गों के अंतर से एक कम। 2 वर्गों के अंतर से एक कम, 2 वर्ग ही तो कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर क्या 25, 4 का स्क्वायर क्या 16, दोनों का अंतर कर रहे हैं, 9 आ रहा है और उसमें से एक कम और भी कर रहे हैं हम साथ में। तो यही तो स्टेटमेंट हुई, उनकी संख्या 2 वर्गों के अंतर से एक कम होगी। अब यहां पे इसने लिख दिया 6 और 7 के स्क्वायर के बीच की संख्या कितनी है, तो कितनी होंगी, बट नॉर्मल सी बात है, आपने 7 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर कर दो आप, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो 9 में से 6 गए, कितने बचे 3, और यहां पे 4 में से 3 गए, 1 13 बचे, 13 में से एक माइनस और कर दो तो 12, यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में से आपने माइनस करो, 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ये आपको याद रखना है। अब एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो कैसे याद रखोगे, तो देखो इन्होंने n के रूप में दर्शाया है। अब यहां पे इन्होंने क्या लिया, कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं n और n प्लस 1, n और n प्लस 1, n और n प्लस 1, यानी कि अगर मैंने n मान लो 4 ले लिया, n प्लस 1 क्या होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसने यही किया ना, n मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया, n प्लस 1 मैंने क्या ले लिया 5 ले लिया। अब आगे ने क्या किया, हम वही तो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि 2 संख्याओं का वर्ग के अंतर से एक कम, 2 संख्याओं के वर्ग के अंतर से एक कम करो आप वर्ग। अब इसने n प्लस 1 का वर्ग किया, n प्लस 1 का वर्ग और माइनस में n स्क्वायर इसका वर्ग का अंतर। तो यहां पे आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 24, ऐसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 24, माइनस करोगे क्या आएगा, आपका एक ही आता है। इसको आप सोल्व करो, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में n का स्क्वायर,
तो आप जब इसको सोल्व करोगे एन स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab ऐसे ही तो करोगे ना। तो आपने ये लिखा और माइनस में एन स्क्वायर कर रहे हो आप, तो यहां पे देखना एन स्क्वायर से एन स्क्वायर आपका कैंसिल, क्या बचा 2n+1 बचा, क्या बचा 2n+1 बचा। तो आपने ये वाली स्टेटमेंट तो पूरी कर दी कि उनकी संख्याएं दो वर्गों के अंतर, तो दो वर्गों के अंतर तक तो 2n+1 आ गया। इसमें बोला एक कम है, यानी कि 2n+1 में से एक और घटाओगे आप। जब आप एक और घटाते हो तो क्या बचता है 2n ही आपका बचता है, क्या बचता है 2n ही आपका बचता है। तो यहां से ये स्टेटमेंट आपका निकल के आ गई, ये वाली स्टेटमेंट, कि व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं होती हैं, कितनी वर्ग संख्याएं नहीं होती आपकी 2n नहीं होती, कितनी नहीं होती 2n नहीं होती। यानी कि जो पहले वाला नंबर होगा ना, जैसे मैंने बोला था 4 और 5 लो आप, तो 4 क्या है आपका n ही तो है और 5 क्या है आपका n+1 है। तो 4 तो अब कितनी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, तो n का 2n, यानी कि 4 और गुना 2 कर दोगे आप, यानी कि 8 ऐसी हैं जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। कहने का मतलब ऊपर ने जितनी भी राम कहानी पढ़ाई ना, जो आपको मैक्सिमम समझ में नहीं आई होगी इस टॉपिक के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर, ये वाला जो कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी करवाया, तो उसका लास्ट का जो सार है ना, जो सारांश है ना, वो ये निकल के आया है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के अंदर आपकी कितनी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, 2n नहीं होंगी। और 2n आप कैसे निकालोगे, जो भी दो नंबर आपको गिवन होंगे, एक आपको n गिवन होगा और एक n+1 गिवन होगा। यानी कि अगर एक आपको वो 5 दे रहे हैं ना, तो अगला आपको उसको 6 देना पड़ेगा। तो 5 को क्या मानोगे आप n मानोगे और 6 को क्या मानोगे आप n+1, यानी कि 5+1 तभी तो 6 हुआ ना। तो इनके बीच में कितनी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी आपकी n का, यानी कि 2n नहीं होंगी। तो n की वैल्यू क्या है 2 इंटू में n क्या है आपकी 5 मान रहे हैं हम n को, तो कितनी होगी 10। समझ में आ गई बात। तो मैंने 36 और 25 वाला जो बताया ना, तो कितनी होंगी, इनके बीच में 10 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि दो संख्याओं का वर्ग कर दो और उसमें से जो भी बचेगा उसमें से एक माइनस कर देना, वो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख लेना कि एक आपकी संख्या n है, एक आपकी संख्या n+1 है, और तो अगर आपसे पूछे कि कितनी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, तो आप बताओगे 2n नहीं होंगी। तो वहां पे आपको n की वैल्यू पता होगा, n+1 की वैल्यू पता होगा, तो आप बस इससे निकाल लेना डायरेक्ट। समझ में आ गई बात आप, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, फिर से समझाऊं, फिर से समझानी है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। ऊपर मैंने जितनी भी रामखाने गए ना, काफी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन एक बार 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और इसी तरीके का अगर उसने क्वेश्चन दिया ना, तो आप कर भी नहीं पाओगे, इतना भी कंफर्म है। तो काफी लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का जो स्क्वायर रूट है सिर्फ उसको ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसने प्रॉपर्टी से पूछ लिया तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है, अगर वो कोई भी दो नंबर देता है, अगर वो कोई भी दो नंबर देता है और आपसे पूछता है कि इन नंबरों के बीच में कितनी क्या है आपकी वर्ग संख्याएं नहीं है, तो आप हमेशा कैसे करोगे कि दो वर्ग संख्याओं, आपको क्या याद रखना है, दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच में 2n संख्याएं हैं जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं हैं। 2n ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, आपको 4 और 5 लेके मैं चलता हूं, या मैं 3 और 4 लेके चल लेता हूं। एक संख्या ली मैंने 3 और एक संख्या ली मैंने 4। अब ये लास्ट समझ लेना, ठीक है, एक संख्या मैंने 3 ले ली और एक संख्या मैंने 4 ले ली, और मैंने क्या बताया, दो संख्याओं के वर्ग का अंतर, दो संख्याओं के वर्ग के अंतर का एक कम। अब देखो आप, 4 का स्क्वायर किया मैंने 16, 3 का स्क्वायर किया मैंने 9, तो 16 में से 9 गए, कितने बचे 7। तो यहां पे दो संख्याओं के वर्ग का अंतर आ गया, और उसमें बोला मैंने -1 और करना है, तो कितना बचा 6। तो कहने का मतलब 6 क्या होंगी, 6 आपकी क्या होंगी, आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। जब आप इनका स्क्वायर करते हो तो इनके बीच में 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है। अब 9 और 16 के बीच में आप काउंट करके देख लो कितनी संख्याएं आपकी आती हैं। 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। 3 ये और 3 ये, टोटल कितनी हो गई 6 हो गए ना। इनमें से कोई भी वर्ग संख्या है नहीं है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा वेरीफाई भी सही हो गया। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, कोई भी दो नंबर देख के रखेगा, जब आप उनका स्क्वायर करोगे और बीच में जब माइनस करोगे, तो जो भी नंबर आपका निकल के आए उसमें से एक कम और कर देना, उतनी आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। दूसरा तरीका, ये तो पहला हो गया बेसिक, कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको आप स्क्वायर करके देख लोगे, माइनस बचेगा उसमें से एक कम कर दोगे। दूसरा आपको क्या याद रख सकते हो कि एक आपका n होगा और एक आपको n+1 गिवन होगा।
यानी कि जो संख्याएं आपको गिवन होंगी ना तो वो क्रमागत होंगी। अगर एक वो 3 दे रहा है तो अगली वो 4 ही देगा, अगर वो 5 दे रहा है तो अगली वो 6 ही देगा, क्योंकि तभी तो आपका बन सकता है। अब ये देखो 3 और 4 दी है तो n क्या लोगे आप? 3 ही तो लोगे। अगर आप n को 3 ले रहे हो तो n+1 क्या होगा? 4 ही तो होगा। तो जब भी इस तरीके का होगा तो आपकी कितनी संख्याएं होंगी जो आपकी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी? 2n। तो लास्ट में हमने स्टेटमेंट पढ़ी ना ये वाली कि अगर n और n+1 है तो बीच में 2n संख्याएं होंगी जो वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो 2n का मतलब क्या हो गया? 2 एज इट इज। n की वैल्यू क्या है आपकी? 3 है, तो कितनी आ गई? इक्वल टू 6। तो यहां पे भी 6 आ रही थी, यहां पे भी 6 आ रही थी। तो चाहिए आप इस प्रॉपर्टी को याद रख लेना और चाहिए जो बेसिक मैंने आपको बताया है उसको आप याद रख लेना। जो भी आप याद रखेंगे दोनों आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आइए आप विषम संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, विषम संख्याओं को जोड़ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक है, एक विषम संख्या है और एक का स्क्वायर करते हो आप एक ही आता है। अगली क्या है? पहली दो विषम संख्याओं का योग, 1 और 3। 1 से प्रारंभ कर रहे हैं, याद रखना, सब में आप देख सकते हो 1 से प्रारंभ कर रहे हो आप। तो पहली दो विषम संख्याओं का योग देखो आप, 1 और 3 आपने किया तो क्या गए? 4 आ गया। और 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। पहली 3 विषम संख्याएं 1, 3 और 5, सम देखो आप 9 आ रहा है और 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। उसके बाद देखो आप 1 + 3 + 5 + 7, यानी कि पहले 4 विषम संख्याएं, पहली 4 विषम संख्याओं का योग क्या आ रहा है? 16 आ रहा है, 4 का स्क्वायर होता है। पहली 5 विषम संख्याओं का योग 1, 3, 5, 7, 9, 5 ही तो है, तो 5 विषम संख्याओं का योग क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, यानी कि 5 का स्क्वायर। पहली 6 विषम संख्याओं का योग क्या आ रहा है? 36 आ रहा है, 6 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पहली n विषम संख्याओं का, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? आपका n² होगा। पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? आपका n का स्क्वायर होगा, यानी कि जितनी संख्याएं आप लोगे उतने का ही स्क्वायर। अब यहां पे 6 थी तो 6 का स्क्वायर आ गया। अगर आप पहली 7 विषम संख्याएं लेते हैं, जैसे 11 के बाद 13 और आपने ऐड कर दिया तो 7 ले ली, तो आपका सम कितना आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 49। तो इस लाइन को आप अच्छे से लिख लेना अलग से कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? आपका n² होता है। अब आगे देखिए, एक ये आप याद रखना और लिख भी लेना चाहिए आप कि यदि एक संख्या वर्ग संख्या है, यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। अब एक वर्ग संख्या मतलब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने मान लिया 4 वर्ग संख्या है ना, 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर नंबर है ना ये, तो 4 हो गया स्क्वायर नंबर। अब इसने क्या बोला कि एक वर्ग संख्या, अगर कोई एक वर्ग संख्या है तो 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम। अब क्रमागत विषम का मतलब क्या होता है कि लगातार, अगर पहले आप 1 ले रहे हो तो अगली क्या लेनी पड़ेगी? क्रमागत कौन सी होगी? अगली 3 ही तो होगी। तो इसने यही बोला है कि अगर कोई एक वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग होती है। तो पहले अगर आपने मैं 4 मान के चला तो 1 + 3, देखिए 4 ही तो आया। अगर मैं 9 मान के चलूंगा तो पहली क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो देखिए आप 1 + में 3 और + में 5, कितना आ गया? आपका फिर से क्या आ गया? क्रमागत विषम संख्याओं का योग ही होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आप याद रखना कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है, लिख लेना अलग से शॉर्ट नोट्स में। और यदि कोई एक वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का क्या होती है? आपका योग होती है। आप इसको याद नहीं रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मान लो संख्या हमने 25 ले ली और 25 क्या है? आपकी वर्ग संख्या है। और हमने अभी क्या बात की थी कि कोई भी अगर एक वर्ग संख्या है तो 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग होती है। यानी कि क्या होगा आपका? 25 को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप 25 को कैसे लिखोगे? ये देखो लिख के दिखा रखा है इन्होंने कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 और 9। ठीक है, अब इन्होंने उल्टा करके बताया है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो माइनस करने पर 0 भी तो बचेगी ना। तो 25 में से पहले 1 घटाया, 24 बचा। 24 में से 3 घटा दिया, 21 बचा। 21 में से 5 घटा दिया, 16 बचा। 16 में से 7 घटा दिया, 9 बच गया। और 9 में से 9 घटा दिया, क्या बच गया? आपका 0 बच गया। तो क्या है? 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसी तरीके से इन्होंने 38 लेके कोशिश की तो 38 नहीं बचता, लास्ट में आपका माइनस का 11 बच गया, यानी कि 38 क्या होगी? 38 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। और एक ये दोनों स्टेटमेंट जो मैंने आपको ऊपर बताई ना, वही वाली है ये, कि यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आपकी नहीं है। जैसे कि आपका क्या किया था? 38 क्या नहीं है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लास्ट में आपका -11 बचता है। ठीक है, तो यदि कोई प्राकृत संख्या
1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आपकी नहीं है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, काफी बार वो इस टाइप के क्वेश्चन देगा कि आपको बोल देगा 15 225, मान लो उसने बोल दिया 225। अब वो पूछ लेगा कि मुझे ये बताओ कि जो 225 है ना, 225 किन क्रमागत संख्याओं का योग है। 225 किन क्रमागत यानी कि लगातार कंजुगेटिव, ठीक है, तो किन कंजुगेटिव है लगातार संख्याओं का योग है। तो नॉर्मल सी बात है, आपके माइंड में ये बात आ जाएगी कि 112 और 113 सम होगा। यानी कि अगर मैंने ये पूछा कि 225 जो है वो किन लगातार आने वाली संख्याओं का योग है, तो 125 112 और 113 का है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट ये बात हिट हो जाएगी। आई थिंक नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर ये तो 225 दे रखा है, इससे मैंने मान लो बड़ा नंबर दे 484 मैंने दे दिया, तो नॉर्मल सी बात आपके माइंड में आ जाएगा किन का सम होगा, ठीक है। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे किस तरीके से ट्रिक है छोटी छोटी, जो आपसे अगर आपकी प्रॉपर्टीज के रूप में पूछ ली ना, तो नॉर्मल सी बात आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पे मान लो 9 है, तो 9 को 4 और प्लस 5, तो ये छोटा नंबर है तो आप इजिली कर लोगे। यहां पे 25 था, तो 25 को आपने कर दिया 12 और 13। तो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी नंबर दे रखा है, जैसे 9 दे रखा था, तो कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछे जाए कोई भी नंबर किन दो क्रमागत संख्याओं का सम है, तो आप क्या सोचोगे, सबसे पहले तो ये ढूंढना कि वो कितने का स्क्वायर है। तो आपने यहां पे देखा जो 9 है ना, वो 3 का स्क्वायर है। उसके बाद क्या करोगे, पहली संख्या कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बस ये याद रखना है। या फिर ये याद रख सकते हो कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त हम कर सकते हैं। आई थिंक इसको याद रखनी है, तो प्रॉपर्टी है, ये तो याद रखनी ही रखनी है, लेकिन आप इनको पक्का याद रखना, कि अगर आप वो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि 225 के बारे में बताओ कि 225 किन दो क्रमागत सम संख्याओं का क्या है, योग है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात, आप क्या कर दोगे, दोनों का सम करके देख लोगे, ठीक है। तो बस ये वाली चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। अब आई थिंक ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ भी रखी होगी। ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अगर इसका फॉर्मूला आपको सभी को याद होगा, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ये तो सबको पता है ना। बस वही वाली बात है, यहां पे ए प्लस 1 और ए माइनस 1 के रूप में लिख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं ए स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर कैसे करोगे आप, ए माइनस 1 करोगे और ए प्लस 1 करोगे, ऐसे करोगे ना, एक बार तो माइनस का 1 और एक बार प्लस का 1, तो ये तो वही वाली बात है, ठीक है। बस आपको ये रखना है, दो क्रमागत चाहे सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, उनको गुणनफल के रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे। जैसे 11 और 13 है, तो 11 और 13 को कैसे लिखोगे आप, एक बार तो 11 में एक जोड़ दोगे, यानी कि जो 12 है 12 में से एक बार घटा दोगे, और एक बार 12 में क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे, यानी कि ए प्लस 1 ए माइनस 1, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह से यहां पे देखो आप, इसने करके बता रखा है 11 गुना 13 कैसे करोगे, 12 माइनस 1 12 प्लस 1, तो 12 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है इसलिए इन्होंने 1 ही लिख दिया, ठीक है। 13 गुना 15 का अगर पूछ ले आपसे, तो 14 माइनस 1 करोगे और 14 प्लस 1 करोगे, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। इसी तरह से 29 और 31 का पूछेगा कि दो क्रमागत विषम लेगा या दो क्रमागत सम लेगा। अब इसमें ये विषम ले रहा है, दो क्रमागत विषम, यानी कि लगातार आने वाली विषम, और यहां पे क्या ले लिया आप देख सकते हो कि दो क्रमागत सम, तो 44 और 46, तो बीच का नंबर क्या बच गया आपका, 45 ही तो बच गया ना। तो एक बार 45 में से एक घटा दोगे और एक बार 45 में एक जोड़ दोगे, तो वही क्या होगा, आपका गुणनफल के रूप में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू में ए माइनस 1, या फिर आप इस तरीके से याद रखोगे कि दो क्रमागत सम संख्याएं हैं या फिर दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनके बीच में जो संख्या आती है ना, उसमें से एक बार एक माइनस कर दो और एक बार एक प्लस कर दो, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। समझ गए आप। अब देखिए ये वाला, और आई थिंक मेरी फीलिंग कहती है कि इस टाइप का क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं। वहां पे मान लो वो ये दे देगा कि इसका सम बताओ, इसका मतलब स्क्वायर कितना आएगा, या कुछ भी अपनी मर्जी से देगा, 1 1 1 1 इस तरीके से 5 बार 1 दे देगा, ठीक है।
तो 5 बार 1 का पूछ लेगा, 6 बार 1 दे देगा कि इसका स्क्वायर करके बताओ। तो नॉर्मल सी बात है, एक तो आप कंप्लीट करो स्क्वायर, यानी कि 2 बार इनका मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था, या फिर एक ट्रिक के थ्रू आप करो। ठीक है, तो हम ट्रिक के थ्रू करेंगे। देखो आपने 1 का स्क्वायर लिखा 1 लिख दिया, आपने 11 का स्क्वायर लिखा क्या 1 2 1, ये आपको याद है, तो आप यहां से ही देखना स्टार्ट कर दो। यहां पे 2 1 है, तो पहले आपने 1 किया, फिर आपने 2 किया, और 2 थे, 2 1 थे, इसलिए आप 2 तक गए सिर्फ, और उसके बाद आप वापस गिनती आपने स्टार्ट कर दी, 1 पे आप आ गए। अब यहां पे आओ, यहां पे 3 1 है, 3 1 है, तो आप कहां तक जाओगे, आप 3 तक जाओगे, और उसके बाद से आप वापस गिनती स्टार्ट कर दोगे। तो जाइए आप 1 किया आपने, 2 किया आपने, 3 किया, और मैंने क्या बोला 3 के बाद आप वापस गिनती स्टार्ट कर दोगे, यानी 2 और 1 पे आप आ गई। समझ में आ गई बात। इसी तरह से यहां पे 4 है, 4 1 है, यानी कि आप 4 तक जाओगे, और 4 तक जाने के बाद आप वापस गिनती स्टार्ट कर दोगे। तो देखो आप 1 पे गए, यहां पे 4 है ना, ये वाला यहां पे 4 है, तो 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 4 के बाद आपने वापस गिनती स्टार्ट कर दी, 3 2 1, यानी कि 1111 का जो स्क्वायर आएगा क्या आएगा आपका, ये आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये है 11111। अगर इसका आप स्क्वायर करते हो तो 5 1 दे रखे हैं, तो आप 5 तक काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस स्टार्ट कर दोगे 4 3 2 1, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से यहां पे देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 स्क्वायर दे रखे हैं, कहां तक जाओगे 8 तक जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 के बाद क्या करोगे वापस गिनती स्टार्ट, 7 6 5 4 3 2 और 1। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। तो आप याद रखना, जैसे मैंने यहां पे 6 दे रखा था, 6 1 है, 2 2 4 और 2 6, 6 1 ले रखे ना मैंने, तो आप 6 तक जाओगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 के बाद क्या करोगे, अब वापस गिनती स्टार्ट, 5 4 3 2 और 1 पे तो गिनती समाप्त होती है आपके, वापस चलते हो तब। तो ये हो जाएगा क्या आपके जवाब, ये वाला 1,11,111 का स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा आप डायरेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये ट्रिक्स ही हैं छोटी छोटी जो आपको माइंड में याद रखनी है, या तो आपके पास ऑप्शन होगा वहां पे इसको करके देखिए। अब मान लो मैंने ये दे दिया, तो नॉर्मल सी बात, आप कितनी बार करोगे भाई, आप ऐसे लिखोगे और आप फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको, आप ऐसे बनाओगे, 1 से 1 से करोगे, 1 से 1 से करोगे, फिर लास्ट में देखो आप ऐड करके ऐसे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप इनको अच्छे से याद रख सकते हो, चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे यहां पे इन्होंने दे रखा है कि इसका निकालो आप, इसका निकालो आप, तो नॉर्मल सी बात आप निकाल के देखिएगा, और आई थिंक आप 100% इजीली इनको निकाल भी दोगे। अब यहां पे आइए, आप एक और दे रखा है कि आपका 7 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया तो 49 होता है, और नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ लिया 6 और 7 ले लिया साथ में, इसका एक वापस वाला 6 7। तो देखो अब क्या किया इसने, 6 7 जैसे ही लिया ना, तो देखिए 44 89, यहां तक तो आपको याद रखना है, क्या रखना है, यहां तक आपको याद रखना है। और क्या देखोगे यहां से पैटर्न को देखिए आप, यहां पे 6 था, ठीक है, तो 2 बार 4 आ रहा है, यहां पे 6 एक बार है, तो यहां पे 2 बार 4 आ रहा है, और उसके बाद क्या किया 8 और 9। अब यहां पे देखो 2 बार 6 है, तो अब वो 3 बार 4 लेगा, 4 4 4, और उसके बाद 1 बार 7 है, तो 7 के लिए तो वो नॉर्मल सी बात है, जितनी बार ये बढ़ रहा है। अब यहां पे देखो 3 है ना, तो यहां पे 6 हो गए, यहां पे 2 है, तो यहां पे 4 हो गए, तो 9 तो आपका फिक्स है 7 की वजह से, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, तो लास्ट में क्या आता है आपका 9 ही आएगा। तो 9 तो आपका फिक्स है हर किसी के अंदर, लेकिन बाकी चीजें चेंज है, देख लो आप, यहां पे भी 9, यहां पे भी 9, यहां पे भी 9 और यहां पे भी 9। लेकिन यहां पे जब वो 3 6 कर रहे हैं ना, तो यहां पे देखिए 4 बार 4 आ रहा है, और 3 बार आपका 8 आ रहा है। यहां पे देखो वो 4 बार 6 कर रहे हैं, तो यहां पे कितनी बार आएगा, एक ज्यादा बार है ना, तो 5 बार क्या आया आपका 4 आया, लेकिन 4 बार क्या आया आपका 8 आया, और 9 आपका एज इट इज है। ठीक है, तो इनका ये तरीका है करने का, ये पैटर्न है, आपको पैटर्न को समझना है। अगर वो वहां पे पैटर्न पे क्वेश्चन देगा ना, तो यहां पे देखो अब इसने इसी के बारे में दे रखा है, तो नॉर्मल सी बात आप कैसे करोगे, 9 तो आपका लास्ट में फिक्स रहेगा। अब यहां पे देखा 2 2 4 और 2 6, अब 6 बार आ रहा है, तो 4 बार तो 7 हो, 6 आ रहा है 6 आपका 6 बार आए, तो 7 बार तो आपका 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 बार तो आपका 4 आ गया। लेकिन 6 बार अगर 6 है, तो 6 बार ही क्या मिलेगा आपका 8 मिलेगा, क्योंकि यहां पे देखो आप 5 बार 6 था तो 5 बार 8 था, 4 बार 6 था तो 4 बार 8 था, तो इसी तरीके से यहां पे 6 बार अगर 6 है, तो 6 बार आपके 8 मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6, और 9 आपका सबसे लास्ट में रहेगा ही। तो आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। इसको भी आप इस तरीके से करके देखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पैटर्न है, अगर वो पैटर्न देता है तो इस तरीके से 2-3 पैटर्न वो देगा, और उसके बाद वो आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका क्या होगा, तो आपको पैटर्न को पहचानना है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो अलग से आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, ये एक्सरसाइज जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूं ना, यहीं से आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं इनका आंसर भी आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि आंसर भी आपको याद रहे, क्योंकि काफी लोग पूछेंगे कि सर इनकी एक्सरसाइज तो आपने दे दी, इनके आंसर कहाँ है। तो आंसर चलो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो करवाऊंगा तो उससे पहले मैं इनके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप आंसर भी अच्छे से कर सके। अब देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जब आप इनका वर्ग करते हो तो इकाई का अंक, अब देखो 81 का जब वर्ग करोगे, अगर यहां पे 1 आ रहा है तो नॉर्मल सी बात आपने पीछे पढ़ा था, अगर अंक में 1 है या 9 है तो क्या आता है आपका, संख्या जब वर्ग करते हैं तो हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 आएगा। यहां पे 2 का अगर आप करते हो तो 4 आ जाएगा, 9 का करोगे फिर से 1 आएगा, 3 का करोगे 9 आएगा, याद है ना। 4 का करोगे तो 4 और 6 का करते हैं तो क्या आता है आपका 6 ही आता है, तो क्या आएगा 6 आएगा। पीछे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, या प्रॉपर्टी को छोड़ो ना, आप लास्ट में नंबर है। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब आप 81 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 का स्क्वायर तो होगा ना, तो 1 ही तो होता है। जब आप 272 का स्क्वायर करते हो तो हम कैसे लिखते हैं, 272 गुना में 272, ऐसे ही करते हैं ना। तो सबसे पहले जब मल्टीप्लाई आप करोगे 2 दूनी 4, यहां पे 4 आएगा, तो यहां पे जब 4 आएगा कि यहां पे कुछ नंबर आएगा तो यहां पे तो कट्टा लगाते हैं हम। तो कट्टा लगाने का मतलब क्या है, ये तो फिक्स हो गया लास्ट के अंदर, ये तो फिक्स हो गया आपका, तो बस उसी तरीके से कर लो ना, वो बिना बात ट्रिक भी याद रखनी है। तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपके माइंड में सेट है, तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। और काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन से ही सोल्व हो जाते हैं, उनमें तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। अब बताइए इसमें कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत है, आई थिंक बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे देखो, नेक्स्ट वाले में सारे आपको करके देखने हैं, आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इनका कारण क्या है। अब वहां से आपसे कारण थोड़ी ना पूछेगा, कोई रिटर्न एग्जाम थोड़ी ना है कि वो वहां पे कारण पूछेगा, आपको तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन वो देगा, संख्याएं दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप क्या सोचोगे, हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर संख्या के लास्ट में 0 है, 4 है, ठीक है, 9 है, तभी वो क्या मिलती है, 0 4 9, हमने कुछ नंबर्स पढ़े थे ना, अगर वो आपके आते हैं तभी क्या है, वो वर्ग संख्या होती है। 0 1 4 9 पढ़ा था ना हमने, तो वो वाली चीज याद रखनी है, प्रॉपर्टीज है। तो आप खुद से करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, खुद से इन पैटर्न को। अब ये नंबर दे दिया इन्होंने, अब यहां पे इस तरीके से वो क्वेश्चन देगा आपसे, ये आपके सामने पैटर्न दे रखा है, तो नेक्स्ट वाले पैटर्न को आप समझाइए कि नेक्स्ट वाला पैटर्न कैसे होगा। अब ये वाला पैटर्न है, तो इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको खुद से ये करके देखना है और खुद से इनके आंसर लिखोगे आप, तभी होगा, ठीक है। इनके जो तरीके थे वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये आ गया कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में बीच में कितनी संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। और यहां पे ये देखो कि 49 और 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, ठीक है। तो वहां पे योग के रूप में तो आपसे नहीं लिखवाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखोगे आप, भाई 1 होता है। अब देखो कैसे इसने 7 ही क्यों बोला, अगर वो 7 नहीं भी बोलता तब भी हमें पता था 7 ही संख्याएं होंगी, क्यों, 7 का स्क्वायर ही तो 49 होता है। तो 7 कौन सी हो गई भाई, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 3 और 3 6 और 1 7। आप इनको ऐड करके देख लीजिए क्या आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को करोगे इजीली, और इजीली आपके हो भी जाएंगे, ठीक है। एक वीडियो और आएगी आपकी स्क्वायर रूट की, और आपका स्क्वायर रूट जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है, जो बेसिक मैंने बताए हैं, जो शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको लिखने हैं वो लिख लेना जरूरी है। अगर वो प्रॉपर्टीज के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज फिर हो जाएंगे, तो इसलिए अगर कंफ्यूज नहीं होना तो अच्छे से समझ के चीजों को करना, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने दे दिया कि योग संक्रियाएं के ना योगफल याद कीजिए। अब मुझे बताओ आपको ये योग करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है भाई। 1 2 3 4 5 तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 25 आंसर होगा। कैसे निकाला मैंने, भाई मुझे पता है कि 5 संख्याएं हैं, 5 अगर वो विषम संख्याएं दे रहा है तो 5 का स्क्वायर वाला ही तो सम होगा ना। मैं पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, तो ऐड करके देखो आप, 1 3 4 और 5 9 और 9 दूनी 18, 18 और 7 क्या होता है 25, 25 कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मैंने कुछ काउंट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इन नंबर को काउंट कर लिया। अब इसमें देखिए 1, अगर मैं आपको बताऊं अगर इसमें काउंट करूं तो देखो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 क्या है, 10 आपके नंबर आ रहे हैं, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100। समझ में आ गई बात। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को आप देख लो, आप काउंट करके देखो, आपका एग्जैक्ट आंसर मिलेंगे। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, चलो ठीक है, समझ में आ गई ना बात मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इसमें हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अभी टोटल 10 संख्याएं हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, तो इनका सम 100 ही मिलेगा। अब नेक्स्ट वाला है 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये 12 संख्याएं हैं और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। इनका सम 144 ही आएगा। ऊपर ये मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूं। ये खुद बोल रहा है कि आपको योग संक्रियाएं नहीं करनी, इनको प्लस नहीं करना है, बिना योगफल किए आपको डायरेक्ट बताना है। ठीक है ना? तो ये तरीके हैं इनको सीखने के। तो स्क्वायर रूट एक्चुअल में आपका एनसीईआरटी में गिवन है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो कुछ भी नहीं है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है? तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू।